साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम राज्य विशेष में झारखंड राज्य के बारे में देखेंगे और झारखंड बारे में नहीं, झारखंड की एक प्रमुख जनजाति मुंडा जनजाति के बारे में समझेंगे। ये जो समझ है ये पूर्णतः परीक्षा उपयोगी दृष्टि से है, इसमें कहीं से भी कोई अन्य चीज़ें नहीं ली गई हैं और उनके प्रशासनिक, उनके धार्मिक, उनके सांस्कृतिक चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ परीक्षा दृष्टि से हमने रखा है। झारखंड जो स्टेट है वो जब परीक्षा लेती है तो वो अपने लोकल ट्रेडिशन, लोकल कल्चर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। खास करके जेपीएससी में तो एक स्पेशल परीक्षा ही लेता है अपने लोकल के लिए। तो इसमें बहुत ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो उसी कड़ी में ये जो हमने आज प्रारंभ किया है या हमने जो आज लाया है वो मुंडा जनजाति के बारे में। इससे अमूमन आपको 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ के उस जनजाति अर्थात मुंडा जनजाति के बारे में थोड़ी बहुत समझ आपको विकसित होगी। याद रखिएगा, फिर से मैं इस जनजाति की कोई अन्य चीज़ों को मैंने नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से विभिन्न किताबों और विभिन्न स्रोतों से उठाया है, जिसमें रांची यूनिवर्सिटी के कुछ किताबें हैं और रांची यूनिवर्सिटी के जो कुछ प्रोफेसर्स हैं उनके आलेखों से इन चीज़ों को हमने लिया है। तो सबसे पहले देखिए कि झारखंड, आधुनिक झारखंड जो है कब बना आपको पता ही है। तो झारखंड एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं। इन्हीं जनजाति में एक जनजाति है मुंडा जनजाति, जो यहाँ की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिए, ये जो मुंडा है ये क्या इसको बोल सकते हैं, यदि एक संक्षेपक रूप से बोला जाए तो हिंदू धर्म से सटे हुए सबसे ज़्यादा आदिवासी जाति में ये आते हैं, जनजाति में ये आते हैं। तो देखिए, 1 मिनट में लिखने वाला ले लेता हूँ। हाँ, तो देखिए मुंडाओं के बारे में एक चीज़ सबसे पहले समझ लीजिए कि ये इनकी मूल उत्पत्ति का जो स्थान है वो तिब्बत माना जाता है। हालांकि बहुत सारे थ्योरी हैं। कुछ थ्योरी है कि आर्यंस के दबाव में दक्षिण पूर्व से भारत आए, आधुनिक झारखंड में आए। कुछ का मान्यता है कि दक्षिण पश्चिम से पहले मध्य प्रदेश, फिर बाद में यहाँ झारखंड में आए। लेकिन इतना मान के चलिए कि ये जो झारखंड में आए और इन्होंने आते ही यहाँ बसने वाले पहले असुर जो जनजाति थी उसके प्रभाव को कम किया और अपने प्रभाव को बढ़ाया। याद रखिए, असुर, बिरजिया इत्यादि जो जनजाति है यहाँ के सबसे आदिम जनजाति आती है। परीक्षाओं में पूछ सकता है आपसे। तो देखिए, हमने कुछ लिख रखा है। मुंडा झारखंड में कोलोरियन समूह की एक शक्तिशाली जनजाति है जो प्रजातीय दृष्टि से ऑस्ट्रेलियाइड समूह में आते हैं। यही परीक्षा में आपसे पूछ देगा कि किस समूह से आते हैं, तो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से आते हैं। अब ऑस्ट्रेलियाइड समूह क्या आता है उसके लिए भी समय नहीं है, आपको बाद में बताऊंगा जो विभिन्न मानवीय समूह होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलियाइड समूह से आते हैं और इनके त्वचा का रंग काला, नाक एवं ओठ मोटे, सिर लंबा एवं कद छोटा होता है। ये ऑस्ट्रेलियाइड समूह की विशेषता होती है। तो मुंडा जो है वो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से आते हैं और ये झारखंड में असुर जनजातियों को विस्थापित नहीं किए, उनके प्रभाव को नष्ट करके फिर अपने प्रभाव को उन्होंने यहाँ बढ़ाया और यहाँ बसे फिर आकर के। हालांकि बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप यहाँ के लोकल कहानियों को जब पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है कि अरे ऐसे ऐसे हुआ। कहीं पे कहानी में पढ़ रहा था कि ये लोग कहीं से भगा दिया गया या कहीं से आए तो यहाँ के जो लोग थे इन्होंने ये मुंडाओं को या अन्य जो विभिन्न जनजातियाँ आ रही थी सबको बसने के लिए कुछ न कुछ दे दिया। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सारी जो जनजाति हैं पूर्णतः एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक क्या कह सकते हैं, विभिन्न विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में रहने वाले लोग हैं। आधुनिकता का प्रभाव अब इनमें पड़ा है, पहले इनमें नहीं पड़ी थी और बहुत ही सीधे, सच्चे और सरल होते हैं। ठीक है, तो देखिए यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, मैंने पहले भी बताया, जो मुख्यतः रांची, खूंटी, सिंहभूम, हजारीबाग, गुमला, संथाल परगना इत्यादि में रहते हैं। ये परीक्षाओं में नहीं पूछेगा, लेकिन सब जो इनका जो जमाव है
वो इन्हीं सब इलाकों में ज़्यादा है। ये मैंने आपको एक ओवरऑल समझ के लिए बता दी। परीक्षाओं में यही पूछेगा कि ये ऑस्ट्रेलियाई समूह से आते हैं। देखिए, इन्हें कोल भी कहा जाता है, हालांकि ये कोल कहलाना पसंद नहीं करते, ठीक है, ये कोल कहलाना पसंद नहीं करते हैं। यदि इन्हें कोई मुंडा कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुंडा संस्कृत का एक शब्द है जो इन्हें इनके प्राचीन हिंदुओं ने, यानी कि हिंदू धर्म से के जो सबसे ज़्यादा इनका जो लगाव हुआ है उसके कारण इनको मुंडा कहा जाता था, और इनको मुंडा कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है। और झारखंड में यही एकमात्र ऐसी जनजाति है जिस पर सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रभाव भी है। हालांकि अपने आप को होरोको कहते हैं। होरोको का मतलब होता है विशिष्ट पुरुष, ठीक है, विशेष पुरुष, गांव का प्रमुख, ठीक है। तो ये अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं? होरोको कहलाना पसंद करते हैं। इनका मूल भूमि मैंने पहले ही बताया कि यह तिब्बत मानी जाती है, जहां से यह विस्थापित हुए तथा आधुनिक झारखंड में असुर जनजाति के प्रभाव को हटाकर अपना प्रभाव बढ़ाया। विस्थापित नहीं की, उनको मैंने नीचा करके फिर अपने प्रभाव को ऊपर किए। अब देखिए, अब है कि मुंडा जनजाति की भाषा को मुंडारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाषा को? मुंडारी। मुंडारी भाषा, जब आप जो झारखंड में रहते हैं वो जानते हैं, जो झारखंड में नहीं रहते हैं उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ की भाषा है मुंडारी भाषा, जो मुंडा लोग बोलते हैं। और जब हम झारखंड के भाषाओं को पढ़ेंगे तब इसमें विशिष्ट रूप से इन भाषाओं को समझेंगे, और इन भाषाओं की उत्पत्ति के साथ साथ इन भाषाओं का विकास कैसे किया गया उसके बारे में भी समझेंगे। हालांकि इन भाषाओं के विकास में भारतीयों का बहुत कम, लेकिन बाहरी जो लोग आते थे, कुछ जर्मन थे, कुछ अंग्रेज थे, कुछ अन्य यूरोपियन थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अभी उन सब बातों को नहीं सुना है। अभी देखिए, मुंडा जनजाति की भाषा को मुंडारी कहा जाता है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह का अंतर्गत आती है। परीक्षा में यही पूछेगा, एक नंबरी परीक्षा में, कि मुंडाओं की जो भाषा है किस समूह के अंतर्गत आती है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह के अंतर्गत आती है। अब देखिए, खूंट इनका पारिवारिक इकाई होता है, अर्थात इनके पारिवारिक इकाई को खूंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूंट कहा जाता है। और इनके गांव को जो है वो खूंटकट्टी गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूंटकट्टी गांव कहा जाता है। और इनके खेत को खूंटकट्टी खेत कहा जाता है। नाम थोड़ा अलग है लेकिन बहुत अच्छा है। आप जब यहाँ के लोगों से मिलेंगे तो इतने सच्चे और सरल होते हैं कि कुछ कहना नहीं। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ये खूंट से आपको खूंटी याद पड़ रहा होगा, है ना? तो इसी से समझ में आता है कि इनका जमाव वहाँ ज़्यादा है। और जब हम इनके अंग्रेज़ों के संपर्क को पढ़ेंगे तब फिर समझेंगे कि यहाँ पर कैसे अंग्रेज़ों ने अपने नियम कानून इन पर लाद दिए, और फिर यहाँ जब से ही ये अंग्रेजी संपर्क में आए और इनका सारे जल जंगल ज़मीन की जो आप झारखंड में बात सुनते रहते हैं, धीरे धीरे इनके हाथ से निकलती चली गई और आज लगभग खत्म हो चुकी है। अब सोचिए कि कोई एक जाति है, जनजाति है, जिसकी मूल पूंजी ही उसके हाथ से छीन ली जाए तो फिर उसकी क्या स्थिति हो। लेकिन खैर, विकास के दौड़ है, सब उसमें दौड़ रहे हैं। तो खूंट इनका पारिवारिक इकाई होता है, ठीक है। और इनके गांव को खूंटकट्टी गांव कहा जाता है और उनके खेत को खूंटकट्टी खेत कहा जाता है। और ये प्रायः एक समूह, अपने पारिवारिक समूह, अपने कुल समूह में ही रहना पसंद करते हैं। देश दुनिया से अलग रहना चाहते हैं, या उन ऐसे लोगों से या ऐसी व्यवस्था से जहां इनको परेशानी होती है उसे दूर रहना चाहते हैं। पूर्णतः जनजातीय जो दिमाग होता है ये रखते हैं ताकि अपने कम संसाधन, सीमित नहीं, इनके पास असीमित संसाधन होते हैं, लेकिन ये कम संसाधनों में भी उत्तम जीवन जीते हैं। एक बार मैं कहीं कहानी पढ़ रहा था तो उसमें एक स्पेनिश जो लुटेरे थे वो किसी एस्टेक या माया सब था, कन्फर्म नहीं है, लेकिन इन जगहों पे चले गए। तो मैं इसलिए कहानी बता रहा हूँ कि आप इनकी मेंटलिटी को समझ सकते हैं और हम अपनी मेंटलिटी को भी तुलनात्मक रूप से रख सकते हैं। जब वो स्पेनिश लोग गए तो बोले कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था है कि कुछ लोगों को घर वगैरह नहीं है, खाने पीने को नहीं मिल पाती है। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने पूछा, क्या घर क्यों नहीं है? हमारे यहाँ तो सबको घर है, हमारे यहाँ तो सबको अनाज है। कहने का मतलब है, समझाने का मेरा तात्पर्य है कि ये लोग इतने अपने संसाधनों के अंतर्गत इतने सिंपल जीवन जीते हैं कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन आवाज़ सबको होता है। अनाज के बड़े बड़े भंडार नहीं होते हैं, लेकिन कोई भूखा भी नहीं मरता। एकदम सिंपल ही जीवन जीते हैं, जियो और जियो जीने दो वाली संस्कृति के साथ। तो अब देखिए, प्रत्येक खूंट अपने
अंदर आने वाले जंगल एवं जमीन का पूर्ण मालिक होता है। अर्थात एक परिवार जो होता है उसकी जो जमीन है उसका पूर्ण मालिक होता है, किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकता है, लेकिन ये अपने जंगल और ज़मीन को नष्ट नहीं करते हैं, अपने जल को बर्बाद नहीं करते हैं, अपने पहाड़ को काटते तोड़ते नहीं। ये उनके लिए देवता तुल्य होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं और व्यवहारिक रूप से करते हैं। हमारी तरह नहीं कि नदियों को पूजते हैं और गंदा भी कर देते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, पहाड़ को काट भी दिए, जंगल को पूजते हैं और जंगल का नष्ट भी कर दिया, ऐसा नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा उनकी इज्जत प्रतिष्ठा रखते हैं और उससे जो संसाधन प्राप्त होते हैं उसी में अपना निर्वाह करते हैं। हमारी तरह विकास के अंधी दौड़ में शामिल होकर उसे नष्ट नहीं करते हैं। अब देखिए, ये मैंने इनके एक व्यवहारिक चीज़ को बताया। अब देखिए, मुंडा का जो गांव होता है, मैं फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम मुंडा का जो गांव होता है उनमें 3 स्थल विशेष के होते हैं। मैंने पहले ही बोला कि मैंने परीक्षा दृष्टि से इसको रखा। अब इनके गांव कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आप घूम के देख सकते हैं। हालांकि ये गांव में सिर्फ मुंडा नहीं रहते हैं, बहुत लोग भी रहते हैं, लेकिन जनजातीय गांव में ये 3 स्थल अमूमन आपको हर जो मुंडा हो गया हो गए या फिर उरांव हो गए, सब में लगभग ये चीज़ पाए जाएंगे। अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन 3 मुंडा गांव में याद रखिएगा, मुंडा गांव में 3 स्थल विशेष महत्व होते हैं। पहला सरना, दूसरा अखड़ा, तीसरा शासन। सरना होता है ये इनका देवता का जगह होता है जहाँ ये पूजा पाठ वगैरह चीज़ें करते हैं। दूसरा होता है अखड़ा। अखड़ा में ये लोग बैठक वगैरह करते हैं या रात शाम में जो आपने जनजातीय नृत्य देखा होगा वहाँ ये करते हैं। और तीसरा होता है शासन। शासन जहाँ पे ये अपने मुर्दों के साथ अपने क्या कह सकते हैं दफनाते हैं, या इनके जो सांस्कृतिक या रीति रिवाज हैं अपने मुर्दों के साथ वहाँ करते हैं। याद रखिएगा, इनके ग्राम में 3 स्थल जरूर होंगे। पहला सरना, जहाँ धार्मिक क्रियाकलाप मुख्यतः होता है और कुछ नहीं होता है। दूसरा अखड़ा, जहाँ मीटिंग वगैरह होती है या रात्रि में अपने कल्चरल प्रोग्राम को करते हैं। और तीसरा शासन, जहाँ ये अपने सबों के साथ अपने विशिष्ट रीति रिवाजों के अधीन कार्य करते हैं, दफनाते हैं, कभी जलाते हैं, या जो भी उनके अपने कल्चर होते हैं उसको ये करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हाँ, तो अब देखते हैं आगे। मैं पहले फिर से बोल दे रहा हूँ कि यह सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से तैयार किया गया वीडियो है, या जो भी आप नोट्स बनाएंगे जो है, मैं इनकी किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता और इन विशेषता को एक विशेषज्ञ के रूप में परिभाषित नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, मैंने पॉइंट के रूप में लिख रखा है, मुंडा जनजाति के गांव के युवा गृह को गित्ती-ओड़ा कहा जाता है। अब देखिए, ये युवा गृह क्या होता है। इनमें एक व्यवस्था थी कि ये अपने बड़े होने वाले बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से प्रशिक्षित करते हैं। ये जो जनजातीय समूह होते हैं अपने बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। हमारे यहाँ जैसे विद्यालय में भेजते हैं या अन्य सांस्कृतिक कार्य होते हैं, इनके यहाँ भी होते हैं। तो इनके जो युवा गृह होते हैं उसको गित्ती-ओड़ा कहा जाता है। परीक्षाओं में ये पूछ सकता है, और हमने जितना भी लिखा वो सब परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखा है, कोई फालतू बात नहीं लिखी है। इनके युवा गृह को गित्ती-ओड़ा कहा जाता है। इनके जो गोत्र होते हैं उसको किली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किली। हमने कुछ लिख रखे हैं, हालांकि होते बहुत सारा है, लेकिन है मुंडा, कंडीर, सुरील, सोय, हंसा, हेम्ब्रम, भेंगरा इत्यादि इनके प्रमुख किली हैं या गोत्र हैं। और इसी नाम के लोग आपको झारखंड में मिलेंगे भी। यदि मान के चलिए कि इस टाइटल के लोग हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये मुंडा है, ये उरांव है, ये है। हालांकि कहीं कहीं कन्फ्यूजन भी होती है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो मामला साफ रहेगा। और परीक्षाओं में भी पूछ सकता है कि भाई ये आमुक किली या आमुक गोत्र जो है किस जनजातीय समूह का है। तो जो मैंने मुख्य था वो लिख दिया। अब देखिए, इनके जो विवाह शादी होते हैं वो अलग होते हैं, हम लोग से कुछ अलग होते हैं। इनमें कौन कौन विवाह प्रचलित है? आयोजित विवाह। आयोजित विवाह मतलब जो इनके रीति रिवाजों के अधीन दो परिवार मिल के बैठ के करते हैं उसको आयोजित विवाह कहते हैं। और यही इनके यहाँ ज़्यादा है। और इनमें प्रायः एकल विवाह ही होता है। और पहले इनमें बाल विवाह नहीं होता था, लेकिन हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण इनमें बाल विवाह भी होने लगी, जिसके कारण कुछ और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे बचपन में विधवा हो जाना या बड़े होने पर एक दूसरे को छोड़ देना। तो उसका भी इन्होंने काट निकाला और उसकी भी सगाई करते थे या शादी करते थे। और वैसी शादी जिसमें कोई प्रत्येक महिला या विधवा महिला की शादी हो रही है तो उसको सगाई बोला जाता है।
हालांकि हमने लिख रखा है। देखिए इनमें जो विवाह है कौन कौन है, आयोजित विवाह, राजी खुशी विवाह मतलब राजी खुशी से कर रहा, हठ विवाह मतलब लड़का या लड़की जाके बैठ गया कि ना हम तुम्ही से ब्याह करेंगे, अब भाई करना है तो करो। सेवा विवाह, सेवा विवाह मतलब ऐसे विवाह जिसमें सेवा करवाना होता है, अर्थात लड़की या लड़का वाला के कोई एक पारिवारिक सदस्य की सेवा किया जाता है। और सगाई, सगाई हमने बताया है कि जब कोई प्रत्यक्ष या विधवा महिला की शादी होती है तो उसको सगाई बोला जाता है। देखिए इनके विवाह को अरंडी बोला जाता है, एक शब्द है अरंडी, अरंडी शब्द है, इनके विवाह को अरंडी बोला जाता है। और विधवा या परित्यक्ता से विवाह को सगाई कहते हैं। तो परीक्षाओं में जब आपसे पूछे कि उन्नाव के विवाह को कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे अरंडी कहा जाता है। और इनका जो सगाई होता है वो विशिष्ट है कि जहाँ पे परित्यक्त महिला या विधवा महिला की शादी की जाती है। हालांकि देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे जो होते हैं उनमें एक आदर्श स्थिति है, किताबों में क्या लिखी जाती है, एक आदर्श स्थिति लिखी जाती है, लेकिन समाज का संचलन तो कुछ अलग होते रहता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। स्त्री को तलाक देने पर उसे वधू मूल्य देना पड़ता है। हालांकि एकल विवाह होता है, तलाक की कुछ वैसे गुंजाइश नहीं रहती है, लेकिन यदि दे रहे हैं तो यदि देंगे तो उन्हें जो स्त्री हैं उन्हें कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। और उस मूल्य को गोनोंग टका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोनोंग टका। अर्थात जब तलाक होगा तो जो वधू मूल्य चुकाया जाएगा उसे गोनोंग टका कहा जाता है। मुंडा गांव के पंचायत को हातू बोला जाता है, याद रखिएगा। ये बहुत झारखंड में आपको बहुत कॉमन चीज़ मिलेगा ये इन जगहों पे, जहाँ पे मैंने बताया था कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं, हातू। इनके जो पंचायत होते हैं उनको हातू बोला जाता है। और इनके जो देवता होते हैं उनके भी अलग नाम होते हैं। हाँ तो ध्यान रखिए, मुंडा गांव के पंचायत को क्या बोला जाता है, हातू बोला जाता है। अब इनके देवताओं को देख लेते हैं। इनके जो मुख्य देवता होते हैं उनको सिंगा बोंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंगा बोंगा। सिंगा बोंगा जो है वो सूर्य का प्रतिरूप हैं और मुंडाओं के सबसे प्रमुख देवता हैं जिनकी ये विशिष्ट पूजा किया करते हैं। इसके अलावा इनके अन्य देवता होते हैं। हालांकि हम में से अधिकतर आदमी जो ग्रामीण भारत से आते हैं वहाँ भी देखे होंगे हमारे ग्राम देवी होते हैं, ग्राम देवता होते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ अलग होते हैं, इनके कुछ अलग होते हैं, लेकिन हैं सब सेम ही, सिर्फ नाम और उच्चारण अलग होते हैं। इनको देख लेते हैं। एक है हातू बोंगा। हातू बोंगा मतलब ग्राम देवता। हमने बताया था कि पंचायत को हातू बोला जाता है, तो हातू बोंगा मतलब ग्राम देवता। देशौली, देशौली कहा जाता है ग्राम की सबसे बड़ी देवी को, अर्थात गाँव की जो सबसे बड़ी देवी होते हैं उसे देशौली बोला जाता है। इसके अलावा बुरु बोंगा, बुरु बोंगा कहा जाता है पहाड़ देवता को। हमने बताया है कि ये लोग पहाड़ को, नदियों को, जंगल को देवता तुल्य मानते हैं और हमारी तरह कपट रूप में नहीं मानते हैं, दिल से मानते हैं। उसके बाद है कि ओड़ा बोंगा। ओड़ा बोंगा कहा जाता है कुल देवता को, यानी कि जो इनके गांव हैं, इनके घर हैं, इनके जो कुल देवता होते हैं, कुल देवता हम अधिकतर हिंदू प्रजाति में पाए जाते हैं, तो इनके जो कुल देवता होते हैं उनको ओड़ा बोंगा कहा जाता है। अब देखिए इनका जो पूजा होता है, हमारे यहाँ जो पंडित होते हैं, इनके जो पुजारी होते हैं उन्हें पाहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाहन। पाहन गांव का धार्मिक प्रधान होता है और इसके बिना कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न नहीं होता है। और इसका सहायक भी होता है। सहायक कौन होता है, पुजार या पनभरा पाहन। पुजार या पनभरा पाहन जो होता है इनका सहायक होता है। अब देखिए झारखंड के जो स्पेशल जो एक अलग से परीक्षा लेता है 100 नंबर का या 200 नंबर का जो होता है, उसमें पूछेगा कि पाहन का सहायक कौन होता है, तो पुजार या पनभरा पाहन। ठीक है। अब देखिए इनके यहाँ झाड़ फूक भी होता है। ये लोग जो होते हैं तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास रखते हैं और इनके झाड़ फूक करने वाले को देवड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देवड़ा बोला जाता है। हम लोग जैसे ओझा गुनी बोलते हैं तो ये लोग उसको देवड़ा बोलते हैं। इनके यहाँ जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं उन्हें देवड़ा बोलते हैं। अब देखते हैं इनके प्रशासनिक स्थिति को। याद रखिए हमने सिर्फ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से इनकी उत्पत्ति, इनके सामाजिक कल्चर को रखा है और अब देखते हैं इनके प्रशासनिक व्यवस्था को। हाँ तो अब देखते हैं इनके प्रशासनिक व्यवस्था को। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब है कि ये आधुनिक व्यवस्था के आगमन से पूर्व या पंचायती राज की जो अभी स्थापना हुई है उसके पूर्व इनका एक प्रशासनिक व्यवस्था था। ये गांव घर के झगड़ों को आपस में मिलकर सलटाते थे। यदि उससे ऊपर का मामला होता था तो ऊपर चले जाते थे और फिर इनका सर्वोच्च जो स्तर होता था वो राजा का होता था, पढ़ा राजा का होता था, वहाँ मामलों को सुलझा दिया जाता था। यदि वहाँ ये मामला नहीं सुलझा तो ऐसा नहीं होने देते थे। हालांकि जब आधुनिक व्यवस्था आई तो ये सब चीज़ें छिन्न भिन्न हुई हैं, लेकिन इनकी ये विशिष्ट व्यवस्था थी जिसे हम परीक्षोपयोगी दृष्टि से समझ रहे हैं। देखिए तो इनमें लोक प्रशासन जो था वो गांव से प्रारंभ होता था। गांव में एक पद होता था मुंडा का। मुंडा जो होता था गांव के कार्यपालिका, न्यायपालिका
विधायिका का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था। समस्त न्यायिक प्रशासनिक कार्यों के लिए वो जिम्मेवार था और यह पद वंशानुगत होती थी। और जब अंग्रेज आए तो फिर बाद में या उसके बाद तक में ये गांव से कर वसूल करके अंचल कार्यालय तक पहुंचाने का इनका कार्य होता था। यानी कि हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था में जो मुखिया होते थे वो मान के चलिए कि इसमें मुंडा का काम होता था। दूसरा होता था महतो। महतो जो होता था यह मुंडा तथा पाहन। पाहन हमने बताया था कि पूजा करते हैं, पुजारी होते थे, उनको पुजारी पाहन भी बोला जाता है। और कहीं कहीं पाहन जो होते थे वो मुंडा के सहायक भी होते थे। तो महतो जो होता था वो मुंडा तथा पाहन का सहायक होता था। और यह जन संपर्क सूचना या सूचना संपर्क अधिकारी हमने लिख रखा है, सूचना संपर्क करते थे। अर्थात मुंडा के द्वारा प्रेषित सूचनाओं को गांव में पहुंचाना और गांव के प्राप्त सूचनाओं को मुंडा तक पहुंचाना, ताकि मुंडा फिर ऊपर तक पहुंचाए। उन सूचनाओं को लाना ले जाना इनका कार्य होता था। और जैसा कि पुराने दौर में होता था, ये सूचना कैसे फैलाते होंगे, तो एक ढोल लेते थे, उसको बजाते हुए पूरे गांव में घूमते थे और सूचना फैल जाती थी। या फिर गांव में इनको कुछ पता लगा तो मुंडा को लाकर बताते थे। और यानी कि सूचना लाने ले जाने का काम कौन करता था? महतो। याद रखें कि जब आप मुंडा को पढ़ रहे हैं तो यह महतो का अलग कार्य है, लेकिन जब आप किसी और को पढ़ेंगे तो वहाँ महतो का कुछ अलग कार्य होगा। यही कन्फ्यूजन होती है, बाहरी बच्चों को समझ नहीं पाते। ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है इनका एक पद होता है पढ़ा। पढ़ा जो होता है वो 12 से 20 गांवों को मिलाकर पढ़ा बनता है। देखिए बहुत सारे गांव मिल करके एक पट्टी बनाते थे, ठीक है, और बहुत सारे पट्टी मिल करके एक मनकी बनाते थे और वही मनकियों को मिला करके पढ़ा बनता था। तो परीक्षा में जो आप पूछता, मैंने उस दृष्टि से लिख रखा है कि 12 से 20 गांव, यानी कि एक पढ़ा में कितने गांव होंगे? 12 से 20 गांव। आपको परीक्षा में यही पूछ देगा कि एक पढ़ा में कितने गांव हो सकते हैं, तो 12 से 20 गांव मिला करके एक पढ़ा बनता था, जिसका प्रमुख राजा होता था और उसको पढ़ा राजा बोलते थे, ठीक है। हालांकि कहीं कहीं पढ़ा से ऊपर एक व्यवस्था होती थी राजा का, लेकिन वो कहीं कहीं वहाँ 22 पढ़ा मिलकर के एक राजा का निर्माण करते थे। हालांकि वो बहुत रेयर केस में था। अमूमन इनके यहाँ जो सर्वोच्च था वो पढ़ा था। और पढ़ा जो गांव होते थे 12 से 20 गांव होते थे। और राजा कहीं कहीं राजा व्यवस्था भी था, यानी कि 22 पढ़ा को मिला करके एक राजा होता था। और यह जो यहाँ पे पढ़ा राजा और मुख्य राजा जो चुनाते थे वो गणराज्य थे, अर्थात वो चुने जाते थे। इन्हें कोई विशिष्ट कर या विशिष्ट लगान नहीं दी जाती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि वो राजा बन गए तो उनके सर पर मुकुट रखा गया, ऐसा कुछ नहीं था। इसी से समझ में आता है कि इनमें गणराज्य भावना यानी कि समानता की भावना कितनी ज़्यादा थी। राजा तो थे लेकिन वो राजदंड का प्रयोग नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कर रहे थे, लोगों को धौंस धमक नहीं दिखलाते थे। चुनाव होता था, कोई राजा बनता था और वो आपसी विवादों को, आपसी समस्याओं को, जो जमीन से संबंधित, शादी विवाह से संबंधित या अन्य ऐसे रीति रिवाज समाज से संबंधित मामले होते थे, उसको मिल बैठ के सुलझाते थे। इनका जो झगड़ा होता था सबसे पहले मुंडा के पास जाता था। मुंडा से यदि नहीं सुलझा तो पढ़ा पंचायत में जाता था, पढ़ा से नहीं सुलझा तो राजा के पास जाता था। और वो जो पढ़ा पंचायत, जहाँ पढ़ा पंचायत थी वहाँ पढ़ा पंचायत, और जहाँ राजा होते थे वहाँ राजा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता था। यदि कोई ऐसा नहीं मानेगा तो उसको फिर जाति निकाल कर दिया जाता था। पढ़ा राजा के पंचायत को पढ़ा पंचायत कहा जाता था। ये इनका सबसे अंतिम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता था, ठीक है। पढ़ा पंचायत जो होता था इनका सबसे अंतिम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्थिति थी। और वहाँ के जो फैसले होते थे जन समूहों पर, मतलब मुंडाओं पर मान्य होते थे। हमने लिख दिया। अब देखिए पढ़ा जो पंचायत होता था वहाँ कुछ पद होते थे या वहाँ कुछ पदधारी होते थे। इनमें कुछ पदधारियों को मैंने नाम लिख रखा है। पहला होता था दीवान, दूसरा होता था ठाकुर, तीसरा होता था लाल, चौथा होता था पांडे, पांचवा होता था घटवार। दीवान जो होता था वो राजा का सहायक होता था। ये भी दो तरह के होते थे, एक गढ़ दीवान और एक राज दीवान। गढ़ दीवान जो होते थे गढ़ के अंदर, यानी कि राजा के जो गढ़ होता था वहाँ के अंदर के कार्य करते थे, और राज दीवान जो होते थे वो गढ़ के बाहर के कार्य को करते थे। अर्थात राजा के जो सहायक थे वो दीवान थे। दूसरा आता था ठाकुर। ठाकुर भी एक सहायक होता था, इसका मुख्य काम होता था सबको सहायता करना उनके विशिष्ट कार्यों में। तीसरा होता था लाल। लाल जो होते थे वो मुख्यतः वकील होते थे। क्या होते थे? वकील होते। इनका काम था बहस करना, यानी कि जो मामला पढ़ा पंचायत में जो मामला आते थे उस पर ये लोग निर्णय लेने में सहायता करते थे, जिरह करते थे, करवाते थे, सूचनाओं, उपलब्ध सूचनाओं को विश्लेषण करते थे और राजा को बतलाते थे कि अमुक अमुक ऐसे चीज़ है।
और उसी के आधार पर निर्णय होता था, यानी कि निर्णय लेने में यह मुख्य भूमिका निभाते थे। ये भी 3 प्रकार के होते थे, बड़ लाल, मंझलाल और छोटे लाल। हालांकि तीनों का काम एक ही होता था, न्याय करवाने में, निर्णय करवाने में राजा का या पंचायत का सहयोग करना। अगला होता था पांडे। पांडे का मुख्य कार्य होता था कागज पत्तर को एकत्र रखना, अर्थात जो कागज पत्तर या जो लिखित सूचनाएं होती थी उसको एकत्र रखना और जरूरत पड़ने पर उसको अन्य जगहों पर पहुंचवाना इनका कार्य होता था। किसका काम होता था? पांडे का। एक होता था घटवार। घटवार का मुख्य जो कार्य होता था वो दंड रूप में जो राशियां आती थी या जो क्या कह सकते हैं, कुछ अधिशेष जो इन्हें मिलता था उसको बंटवारा कर, इनका मुख्य कार्य था। घटवार का काम था मुख्य रूप से राशियों का बंटवारा करना, जो दंड स्वरूप या अन्य किसी माध्यमों से प्राप्त होती थी उसको ये लोग बांटते थे। तो देखिए, हमने फिर से इसको बता देता हूँ। दीवान राजा का सहायक होता था, ये 2 प्रकार के होते थे, गढ़ दीवान और राज दीवान। ठाकुर ये जो होते थे भी इनके सहायक होते थे। तीसरा होता था लाल। लाल जो होते थे वो बहस करते थे और न्याय निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चौथा होते थे पांडे। पांडे का मतलब हो गया जो कागज पत्तर रखेगा। घटवार, घटवार जो हो जाएगा वो जो अधिशेष या दंड स्वरूप कुछ मिले हुए चीज़ों को बंटवारा करते थे। बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसको ये बंटवारे में सहायता करते थे, उनका मुख्य काम यही था। और ये सब जो पद थे, अर्थात ये सब जो पद होते थे वंशानुगत होते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते थे। लेकिन राजाओं का जो पद होता था वो चुनाव से होता था, याद रखिए, इतना ध्यान रखिएगा। ये सब पद थे वो वंशानुगत थे और राजाओं का जो पद होता था वो चुनाव से होता था। अब देखिए, मैंने कुछ और पॉइंट को लिख रखा है। पढ़ा पंचायत मुंडा व्यवस्था के सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका मानी जाती थी, हमने पहले ही बोला। दूसरा था कि इस व्यवस्था यानी कि मुंडा मन की व्यवस्था में कई गांव मिलकर एक पट्टी का निर्माण करते थे जिसे मनकी कहा जाता था। हालांकि ये मानकी जो है कुछ ही क्षेत्रों में कहा जाता था, लेकिन परीक्षाओं में पूछ सकता है कि कई पट्टियों को मिलाकर क्या बनता था, पढ़ा कि मनकी? तो मनकी बनता था। ठीक है, जो कई पट्टी, हाँ, पट्टियों को पट्टी बनता था जिसे एक मानकी कहा जाता था एक पट्टी को, और कई पट्टियों को मिलाकर के पढ़ा बनता था। क्या बनता था? पढ़ा बनता था। और उसके राजा को पढ़ा राजा बोला जाता था। हालांकि मानकी में भी होता था, उसके राजा को भी मानकी राजा बोला जाता था, और कहीं क्षेत्रों में था, कहीं क्षेत्रों में नहीं था। लेकिन इतना याद रखिएगा कि पढ़ा पंचायत हर जगह था। पढ़ा पंचायत क्या था? हर जगह था। और परीक्षाओं में जो हमने अभी लिखा बोला, इतना ही आपको इससे पूछता है। अब बाकी चीज़ों के लिए आप किताब वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इससे पूछता नहीं है मुंडा शासन व्यवस्था से। अब होते हैं इनके भाषा, फिर होता है एक क्या कह सकते हैं इनके कल्चर। तो कल्चर वगैरह से बता दिया जो था वही है। भाषा जो है, तो भाषा भी जो यहाँ के झारखंड के लोग हैं उनकी अलग अलग भाषा होती है। तो भाषाओं से संबंधित जब मैं वीडियो लाऊंगा तो उसको अलग से देखिएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ मुंडा जनजाति के कुछ सांस्कृतिक, कुछ प्रशासनिक और कुछ इनके निर्जातीय चीज़ों को रखा, जो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।